सिंह राशि के जातक जो कि सिंह के समान बलशाली, क्योंकि राशि का स्वामी सूर्य है जो कि राजा है। तो राजा जैसा प्रभुत्व रखने वाले, राजा जैसा नेतृत्व करने वाले और राजा की प्रकार अपनी सत्ता को स्थापित रखने वाले, साम दाम दंड भेद से कारण सूर्य जो कि आपकी राशि का स्वामी है, वो राजा होते हुए भी एक क्रूर ग्रह माना जाता है। क्रूर इसलिए क्योंकि राजा अगर कठोर और कठिन निर्णय नहीं लेगा तो सत्ता का संचालन नहीं कर सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। मुझे किसी ने लिखा लास्ट वीडियो में कि आप अपना नाम बताने से इतना डरती हैं या शर्माती हैं। तो भाई मैं हर वीडियो में कहती हूँ स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में। मैं हूँ दीपा गॉड। नाम बताने के लिए शर्माने या डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरू करते हैं प्रथम भाव से। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। बात करते हैं अगस्त महीने की। पहले घर से 12वें घर तक हर घर का विवरण मैं आपको दूंगी और अंत में जो रेमेडीज हैं वो भी ज़रूर बताऊंगी। पहले घर की अगर हम बात करें तो यहाँ सिंह राशि में केतु है जो कि शत्रु राशि में है, मघा नक्षत्र में है। बुध यहाँ 22 तारीख से आ जाएंगे मार्गी और अस्त अवस्था में। सूर्य 17 तारीख से अपने खुद के घर में, खुद की राशि में आएंगे और माह के अंत तक रहेंगे। राहु की यहाँ 7वीं दृष्टि रहेगी। अब मैं एक एक ग्रह को डिस्क्राइब करूंगी सेपरेटली। केतु जब तक सिंह राशि में रहेंगे, राहु या केतु जब सिंह राशि में होते हैं तो ग्रहण दोष होता है, कारण सूर्य उनका शत्रु है, शत्रु के घर में है। आप भी अगर शत्रु के घर में बैठे होंगे तो अनकंफर्टेबल होंगे, चाहे कितने भी पावरफुल हों आप। केतु भले ही राक्षस हो लेकिन उसको मोक्ष का कारक, साधुत्व का कारक कहा गया है। अब जब वो मघा नक्षत्र में है तो हाल ये एक विपरीत परिस्थिति है। विपरीत इसलिए है क्योंकि केतु को हम विच्छेद कारक ग्रह मानते हैं, जो सबसे अलग करता है, तोड़ता है, काटता है, सेपरेट करता है, जो मोह को तोड़ता है, डिटैचमेंट क्रिएट करता है। तो ये तो निश्चित है कि जब तक केतु प्रथम भाव में रहेगा, पहला घर क्योंकि आप खुद हैं स्वयं, लग्न मतलब आपका अपना शरीर, आप खुद से स्वयं से डिटैच्ड तो रहेंगे, ये तो निश्चित है। बात रही मघा में केतु के होने की, तो मघा पितृ कृपा को दिखाता है। आपके जीवन में इस समय बहुत सारे काम पितृ कृपा से होंगे, ये भी निश्चित है। बात करें बुध की तो 22 तारीख से बुध मार्गी और अस्त यहाँ आएंगे। 17 तारीख से सूर्य यहाँ होंगे। सूर्य पहले आएंगे, बुध बाद में आएंगे। सूर्य स्वराशि, जैसे कि मैंने शुरुआत की, राजा अपने घर में कितना प्रभावशाली होगा, कितना शक्तिशाली होगा। जब सूर्य 17 तारीख से यहाँ आ जाएगा तो लगभग अगले महीने की 17 तारीख तक रहेगा, लगभग एक महीना सूर्य एक राशि में संचरण यानी निवास यानी मूवमेंट करता है। तो इस समय आप, सूर्य आत्मा का कारक है, बल का कारक है, अभिमान का कारक है, अहंकार का कारक है, निर्भीकता का कारक है, निडरता का कारक है, डिसीजन मेकिंग का कारक है और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास का कारक है। इससे में आपका आत्मविश्वास बहुत जबरदस्त रहेगा। साथ में जब बुध भी आ जाएगा तो बुध अस्त होगा, बुध का मैनेजमेंट, बुध की पावर्स सूर्य के हाथ में होंगी। आपके जीवन के कुछ निर्णय या तो आपके बड़े लेंगे या आप कुछ छोटों के जीवन के निर्णय खुद लेंगे, जो बड़ी कठोरता से लिए जाएंगे। आप लोग बोलते हैं मैडम आप सब अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, बुरा कुछ नहीं बताती हैं। देखिए, मैं हर बात जो नुकसान देने लायक है या बुरी है या आपको जिसका ख्याल रखना चाहिए वो हमेशा बताती हूँ। सिर्फ बहुत बुरी तरह डराती नहीं हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सृष्टि का विनाश होने वाला है, वैसा कुछ होता भी नहीं। एस्ट्रोलॉजी डराने के लिए नहीं है। मेरे हर वीडियो में नेगेटिव एस्पेक्ट को भी उतना ही इम्पॉर्टेंस दिया जाता है जितना पॉजिटिव को। प्लीज ध्यान से सुनिए। तो अभी बता रही हूँ,
जब सूर्य प्रथम भाव में होगा केतु के साथ, तो एक ग्रहण दोष बना रहेगा। थोड़ी सी नेगेटिव भी होगी ये चीज। कारण इसलिए है कि जब सूर्य और केतु दोनों एक ही घर में होंगे, अपने ऊपर शंका, एक तरफ आत्मविश्वास, दूसरी तरफ अपने ऊपर शंका, दोनों बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं। कभी लगेगा ये कर दूं, कभी लगेगा नहीं नहीं, ऐसा करने में बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि केतु सूर्य की शक्ति को एक्सेप्ट नहीं करता, सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो ऊर्जा है, उसका जो तापमान है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे पिता से सीखी और उन्होंने मुझे सिखाया कि एस्ट्रोलॉजी इज एस्ट्रोफिजिक्स स्टडीड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। तो अगर हम इसको साइंटिफिकली ऑब्जर्व करें तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि केतु और सूर्य के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्यों हैं। तो इस समय एक तरफ अति आत्मविश्वास, दूसरी तरफ सेल्फ डाउट, आप डोलते रहेंगे। ऐसे में खुद पर विश्वास बनाए रखिएगा, खुद पर विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि सूर्य आपको कहेगा आप अति शक्तिशाली हैं, केतु कहेगा आप कुछ भी नहीं हैं। मोक्ष की कामना करना अच्छी बात है, स्पिरिचुअल होना अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ तो सूर्य ही लीड कराता है। तो 1 महीने तक जब तक सूर्य प्रथम भाव में रहेगा, आपको किसी भी हालत में अपना आत्मविश्वास डिगने नहीं देना है, क्योंकि इस समय आत्मविश्वास जबरदस्त होगा। इस समय आप बहुत सारे डिसीजन मेकिंग करेंगे, जैसा कि मैंने कहा है, उनको निश्चिंत होकर के बिंदास कीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बुध क्योंकि 22 तारीख से मार्गी और अस्तु तक होगा, तो बुध के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, यानी मैनेजमेंट, यानी सॉफ्टवेयर, यानी बैंकिंग, यानी ऑडिट, यानी आपके जीवन का मैनेजमेंट, वो सूर्य अपने हाथ में ले लेगा, क्योंकि अस्त है बुध। तो इस समय सिर्फ आपके अपने जीवन की नहीं, कुछ और लोगों की बागडोर भी आपके हाथ में होगी, उनके जीवन की बागडोर आपके हाथ में होगी। तो आपकी डिसीजन मेकिंग इस समय बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी, केवल आपके जीवन में नहीं, बाकी लोगों के जीवन में भी। तो हिलने मत दीजिएगा इस आत्मविश्वास को बिल्कुल भी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक रेमेडियल साइंस है, और जो हमें दिखता है एस्ट्रोलॉजर्स को, उसके अनुसार हम आपको सलाह देते हैं। मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है। दूसरे घर में शुक्र 1 से 31 तक मित्र के घर में और अपनी नीच राशि में है। यहाँ पर शनि की 7वीं दृष्टि है, शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं, और मंगल की 4थी दृष्टि है। दूसरा घर हमारा कुटुंब है, वाणी है, खान पान है और धन का संचय है। 1 से 31 तक शुक्र जब कुटुंब के घर में होगा, शुक्र एक मंगलमय ग्रह है। शुक्र प्रेम है, धन है, संपदा है, वैभव है, हमारे जीवन में होने वाली मंगल वस्तुएं, शुभ वस्तुएं, शुभ काम, वो शुक्र है। जब कुटुंब के घर में होगा, कुटुंब में कोई मंगल कार्य है। दूसरी बात, शुक्र प्रेम है, कुटुंब में प्रेम का संचार होगा। तीसरी बात, ये धन का घर है, धन का संचय अच्छा खासा होगा। धन आएगा कितना वो हम देखते हैं, 11वें घर से रुकेगा कितना वो हम देखते हैं दूसरे घर से। तो जब शुक्र यानी धन का स्वामी यानी लक्ष्मी दूसरे ही घर में बैठी है, तो धन का अच्छा खासा संचय इस समय आप कर पाएंगे। इस समय इस बात की भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो, कारण शुक्र की पूर्ण दृष्टि 8वें घर पे होगी, जो सडननेस को दिखाता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, जो पाताल का घर है, जो अचानक ऐसे मिलने वाले धन को कमाता है जिसका अर्जन हमने नहीं किया, जो हमने नहीं कमाया है। इसलिए इस समय सट्टा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट, या कोई प्रमोशन, या कोई अनएक्सपेक्टेड गेन फ्रॉम एनीवेयर आपका ये दिखाता है। खान पान का बहुत अच्छा प्रबंध रहेगा, आप अच्छा खाएंगे पिएंगे। दूसरा घर खान पान का, वाणी बहुत मधुर रहेगी। हालांकि शनि की 7वीं दृष्टि भी है, यहाँ पर मित्र है शुक्र और शनि। शुक्र के घर पर जब शनि की दृष्टि होगी, वो भी पूर्ण दृष्टि, तब जब शनि वक्री है। इसका मतलब समझिए, वक्री ग्रह मैं तब बताऊंगी जब 8वें घर पर आऊंगी। शनि वक्री को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल सिर्फ इतना बता रही हूँ कि कुटुंब के लिए जो आपने काम पास्ट में किए हैं, उनमें हो सकता है कुछ गलतियां हुई हो,
उन गलतियों को अब सुधारने का समय आ गया है। इस समय आपको अपनी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए कि मैंने कुटुंब के बारे में क्या-क्या गलतियाँ की, कहाँ-कहाँ क्या-क्या कमी रह गई, धन के संचय के बारे में क्या-क्या गलती की, वाणी से ऐसा क्या बोल दिया था, जो मेरे लिए भविष्य में घातक हो सकता है। वक्री ग्रह का अर्थ है पास्ट में जाओ, अपनी गलतियों को देखो, रेक्टिफाई करो, सुधारो और भविष्य को अच्छे से बनाओ, तभी भविष्य बनेगा। तो क्योंकि शनि वक्री की पूर्ण दृष्टि दूसरे घर पर, तो जो कारक तत्व हैं दूसरे घर के, धन का संचय, कुटुंब, वाणी, खान-पान, इनमें सुधार आपको करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता है नहीं। बात करें मंगल की चौथी दृष्टि की, तो मंगल 11वें घर में बैठकर यानी लाभ भाव में बैठकर चौथी दृष्टि से धन भाव को यानी दूसरे भाव को देख रहे हैं। तो इस समय अच्छा खासा धन का आगमन मंगल कराएंगे। और धन, दूसरा घर बैंक है आपका, वो कह रहे हैं भाई इसको चुपचाप बैंक में ले जाओ, खर्च करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मंगल की चौथी दृष्टि जब दूसरे घर पर होगी तो थोड़ा सा क्रोध, थोड़ी कहन सुनन अभी भी परिवार में हो सकती है। शायद जो पुरानी दुर्घटनाएं हुई, पुरानी बातें कुछ ऐसी जो अब आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो क्योंकि सूर्य प्रथम भाव का स्वामी है, राजा झुक करके तो कोई कॉम्प्रोमाइज करता नहीं है ना। उसे कॉम्प्रोमाइज भी करना तो अपनी बात ऊंची रखनी है, तो आप कॉम्प्रोमाइज करते समय भी अपनी बात ऊंची रखने की कोशिश करेंगे। कमेंट कीजिएगा इस बात पर, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। बात करें तीसरे घर की, तो तुला राशि है जिसका स्वामी शुक्र दूसरे घर में बैठा है। पराक्रम से धन का संचय, मेहनत से धन का संचय, छोटी यात्राओं से धन का संचय, छोटे बहन भाइयों के जीवन में धन का संचय, आपकी फिजिकल एबिलिटीज से धन का संचय, आपकी हॉबीज से धन का संचय, और ये सब चीजें कुटुंब के हित में जाएंगी। इस समय छोटी यात्राएं कुटुंब में फायदा करेंगी। आपकी फिजिकल एबिलिटीज, आपका जो श्रम है वो परिवार में शुभता और खुशी लेकर आएगा। चौथे बात घर की बात करें, वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी मंगल 11वें भाव में बैठा है। सुख स्थान का स्वामी 11वें भाव में। 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति है। लाभ और इच्छा पूर्ति से सुख की प्राप्ति बहुत सिंपल है। एस्ट्रोलॉजी, इफ यू कनेक्ट द डॉट्स यू गेट इट। लाभ और इच्छा पूर्ति से सुख की प्राप्ति। काल पुरुष का हृदय स्थान है चौथा घर। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा लाभ और ऐसी इच्छा पूर्ति इस समय होगी जिससे हृदय में ठंडक, हृदय में सुख की अनुभूति होगी। अपने पेरेंटल प्लेस पर कोई बहुत बड़ा काम इस समय हो जाएगा, भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड। अगर कोई काम आपका चल रहा था जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, वो इस समय कंप्लीशन पर आ जाएगा। और कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो लंबित था, जो डिलेड था, उसकी इस समय पूर्णता होगी, ये लगभग निश्चित है। क्योंकि चौथा घर पब्लिक है और पब्लिक डीलिंग है, इसलिए चौथे घर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, माता भी है, माता, भूमि, भवन, वाहन। माता तो मेन कारक है चौथे घर की, माता और हृदय दोनों, है ना। तो माता के जीवन में सुख, पेरेंटल प्लेस पर सुख, किसी बड़े प्रोजेक्ट का कंप्लीशन पेरेंटल प्लेस पर, ये सब चीजें ये दिखाता है। बात करें पांचवें घर की, तो यहाँ धनु राशि है जिसका स्वामी बृहस्पति उच्च का होकर के बैठा हुआ है, लेकिन 9 अगस्त तक अस्त है। अस्त ग्रह को समझिए, जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा उस दूसरे ग्रह को अपने आप में समाहित कर लेती है, छुपा लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, एनगल्फ कर लेती है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे समय में बृहस्पति के अधिकार और बुध के अधिकार, क्योंकि बुध भी अस्त रहेंगे, है ना, दोनों सूर्य के पास रहेंगे। पांचवा घर विद्या, बुद्धि और संतान है। हमारे प्रेम प्रसंग है, हमारे जीवन का पूर्ण उत्थान है, हमारा पूर्व जन्म है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हम क्या भविष्य में करने वाले हैं, उसकी नींव पांचवें घर से ही रखी जाती है। तो इस समय क्या होगा कि सूर्य से ग्रसित, सूर्य से मैं कहूँ कंट्रोल्ड हैं बृहस्पति और बुध, तो कोई बड़ा जीवन का निर्णय लेगा आपका, आपके परिवार का, या आपके जो कि अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। राजा यानी पिता जो करता है वो देश हित में ही करता है। वो अलग बात है कि वो निर्णय कभी कभी कठोर होते हैं और हमें एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं,
तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्टेबल ना हो, जो आपकी बुद्धि से परे हों, ज्ञान से परे हों, क्योंकि बुध बुद्धि, बृहस्पति ज्ञान, दोनों सूर्य के कंट्रोल में, है ना? तो जो आपकी बुद्धि और ज्ञान के परे, जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी आपको लगेगा कि शायद ठीक नहीं हुआ, लेकिन लॉन्ग रन में पता लगेगा कि जो हुआ वो सही था और होना ज़रूरी था। यहाँ पर बुध की पूर्ण दृष्टि, मंगल की 7वीं दृष्टि, केतु की 5वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि है। मंगल और केतु और शनि, ये 3 क्रूर ग्रह हैं। जैसे कि मैंने कहा, जो निर्णय होंगे वो बहुत मधुर नहीं लगेंगे आपको इस समय। आपको ऐसा लगेगा पिताजी गलत कर रहे हैं, राजा गलत कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, या उनकी डिसीजन मेकिंग शायद मैच्योर्ड नहीं है या आवेश में आकर के हो रही है, मगर वैसा है नहीं। जैसे कि मैंने कहा, इसके भविष्य में परिणाम आपको पता लगेंगे और तब पता लगेगा कि जो हुआ वो सही हुआ। बात करें छठे घर की, तो यहाँ मकर राशि, जिसका स्वामी शनि 8वें घर में बैठा है। जब छठे घर का स्वामी 8वें घर में हो या 8वें का स्वामी छठे घर में हो, उसको हम विपरीत राजयोग परिस्थिति कहते हैं। विपरीत राजयोग को समझिए। विपरीत राजयोग का अर्थ है कुछ बुरा हो करके फिर अच्छा होना। आप चलते चलते गड्ढे में गिर गए, हाथ पैर टूटे, थोड़े चोटें लगी, और वहां से आप पता लगा कि हीरे का पोटला लेकर निकले। तो जब छठे का स्वामी, रोग ऋण शत्रु का स्वामी 8वें घर में होगा, तो पहले कुछ थोड़ा नुकसान, थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़ा दुख, थोड़ा नुक्स, थोड़ी ऐसी चीजें जो एक्सेप्टेबल नहीं है आपको, वो होंगी। और उन्हीं के बाद, उन्हीं के परिणाम स्वरूप कुछ बहुत अच्छा जीवन में होगा। रोग ऋण और शत्रु से छुटकारा होगा। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है। क्रूर ग्रहों की दृष्टि जब छठे, 8वें या 12वें घर पर होती है, उसको हम अच्छा मानते हैं। रोग का नाश, ऋण का नाश, शत्रु का नाश। दूसरी बात, छठा घर सेवा का भाव है, नौकरी का घर है। इसका मतलब ये कि नौकरी में कोई बड़ा फेरबदल, कोई प्रमोशन, कोई अच्छे रिजल्ट्स, क्योंकि बृहस्पति उच्च के होकर के पुष्य में है, सूर्य भी पुष्य में है, बुध भी इस समय सेम प्लैनेट नक्षत्र में। तो क्या होगा कि इनका जो पुष्य एक बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है, जो जीवन में सफलता, ऊंचाई, किसी पुष्प के पल्लवित होने की, किसी पेड़ के पल्लवित होने को, जब उस पर फूल आता है, फल आता है, उसको दिखाता है। कोई पेड़ जो बहुत पहले लगाया था, कोई कर्म जो पहले किया था, उसका रिजल्ट इस समय, कोई एजुकेशन जो पहले ली थी, कोई किसी भी चीज़ के लिए जहाँ आपने पहले कभी अप्लाई किया या कुछ किया, अब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। 7वें घर की बात करें, राहु धनिष्ठा में, जिसका स्वामी मंगल है। धनिष्ठा एक ऐसा नक्षत्र है जो दूर तक जाने वाली गूंज को दिखाता है। धनिष्ठा धन को दिखाता है, यश को दिखाता है, पद को दिखाता है, प्रतिष्ठा को दिखाता है, लेकिन अंदर के खालीपन को भी दिखाता है। बांसुरी और डमरू 2 इसके चिन्ह हैं। बांसुरी भी अंदर से खाली है, डमरू भी अंदर से खाली है, लेकिन जब बजाते हैं उसको तो दूर तक ध्वनि जाती है। 7वां घर, वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन में खालीपन, अंदर से आप खाली फील करेंगे, आइसोलेटेड फील करेंगे। बाहर से लगेगा सब कुछ बहुत अच्छा है। राहु तो वैसे भी छल है, अंदर होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। धन की प्राप्ति होगी आपको, आपको स्पाउस को। बिजनेस का घर है ये, बिजनेस पार्टनरशिप का घर है। धन की प्राप्ति अच्छी खासी होगी, चीजें बहुत स्मूथ चलती हुई दिखाई देंगी, बड़े दूर तक नाम जाएगा, गूंज जाएगी, मगर अंदर से खालीपन होगा। आप भीड़ के बीच भी अकेला महसूस करेंगे। केतु की 7वीं दृष्टि, बुध की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि यहाँ पर रहेगी। राहु पर सूर्य की दृष्टि शत्रु दृष्टि है, केतु की दृष्टि शत्रु दृष्टि है, बुध की दृष्टि यहाँ लाभ करेगी। तो एक आत्म मंथन चलेगा, आपको लगेगा लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वास्तव में क्या है। और ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक राहु धनिष्ठा में रहेंगे। राहु धनिष्ठा में देके तो बहुत कुछ जाएंगे, मटेरियलिस्टिक गेन्स दे करके जाएंगे, बहुत अच्छे खासे। संगीत को दिखाता है, ये ध्वनि को दिखाता है। आप बाहर के शोर में अंदर के शोर को शांत करने की कोशिश करेंगे। प्लीज कमेंट कीजिएगा। बात करें 8वें घर की, यहाँ शनि वक्री हैं और 137 दिन के लिए वक्री हैं, उदित अवस्था में है। 27 जुलाई से 10 दिसंबर तक मीन राशि में। शुक्र की यहाँ संजीवनी दृष्टि, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन है, 8वां घर पाताल है। पाताल का मतलब है हमारी सबकॉन्शियस,
अब क्या होगा, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इन 137 दिन में आपके जीवन में होगा। आपकी सबकॉन्शियस आपको बतलाएगी कि क्या-क्या गलतियाँ पास्ट में की हैं, उनको सुधार लीजिए। क्योंकि शुक्र की संजीवनी दृष्टि है तो धन का लाभ होगा, ज्ञान का लाभ होगा और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। माना शनि क्रूर ग्रह है, पीट के, ठोक के, कूट के सिखाता है, ये बात सच है। लेकिन शनि जो सिखाता है उससे बड़ा लेसन लाइफ में कोई दे नहीं सकता, उससे अच्छा कोई सिखा नहीं सकता। शनि परमानेंसी देता है, शनि न्याय है, शनि कर्म है। और जब 8वें घर में बैठा होगा तो पहली बात तो दीर्घायु देगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ-साथ आपको बताएगा कहाँ-कहाँ गलतियाँ की हैं आपने, उनका सुधार करवाएगा। और उसके बाद 137 डेज़ के बाद, यानी कि 10 दिसंबर के बाद जब शनि मार्गी होगा, तो आपके जीवन में एक बहुत-बहुत शुभ बदलाव होगा। ये वाला समय थोड़ा संघर्ष का लग सकता है, क्योंकि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना और उन्हें सुधारना किसको अच्छा लगता है? पहली बात तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात है, जो भी आपको समझ में आएँगी और आपको एक्सेप्ट करनी भी पड़ेगी, कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है उनको सुधारना। आपने मिस्टेक फाइंड आउट कर ली वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर उसको सुधारा नहीं, तो उसको फाइंड आउट करने का अर्थ क्या हुआ? कोई अर्थ नहीं हुआ, है ना? तो जो मिस्टेक आप फाइंड आउट करेंगे, उसको सुधार लीजिएगा। नहीं सुधारेंगे तो 10 दिसंबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे, तब एक्सपेक्ट मत कीजिएगा फिर अच्छे रिजल्ट्स। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है जो आपने लिखा था, जिसमें जो गलतियाँ की थी, उन्हें रेक्टिफाई करेंगे तो ही रीमार्किंग होगी, वरना नहीं होगी। बात करें आपके नवम भाव की, तो मेष राशि है जिसका स्वामी मंगल 11वें घर में। दिस इज अ ब्यूटीफुल सिचुएशन। भाग्य का स्वामी लाभ भाव में, भाग्य से लाभ, भाग्य से लाभ। इस समय जो आप कर्म करेंगे उसमें भाग्य बहुत प्रबल साथ देगा। ये एक बहुत अच्छी चीज है। इनफैक्ट ये समय ऐसा है जब आपके लिए आपके पिता, आपके बॉस या सरकार कोई कठोर निर्णय लेकर के, कोई ऐसे निर्णय लेकर के जिनके साथ आप एग्री नहीं करते हैं, आपके लाइफ की कोई डिसीजन मेकिंग करेगी और वो ही आपके भाग्योदय का कारण बनेगा। अभी अच्छा नहीं लगेगा आपको, अभी समझ नहीं आएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और भविष्य में वही चीज आपके भाग्योदय का कारण बनेगी। केतु की नवम दृष्टि है यहाँ पर। केतु के दो ही मित्र हैं, मंगल और शुक्र। मित्र के घर पर केतु की दृष्टि, यानी केतु एम्पलीफायर है। मंगल जब भाग्य का स्वामी होकर के लाभ और इच्छा पूर्ति के घर में बैठेगा, केतु उसको एम्पलीफाई करेगा, उसको स्पीड अप करेगा, उसको शक्ति देगा, उसको 100 गुना बढ़ाएगा। ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो इस समय कुछ काम ऐसे होंगे जो आपके जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करेंगे और बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। बात करें आपके दशम भाव की, तो यहाँ वृष राशि है जिसका स्वामी शुक्र दूसरे घर में बैठा है। 10वां घर कर्म भाव है, सरकार है, पिता है, कर्म स्थान है हमारा। और जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, लोग कर्म को बड़े स्मॉल वे में प्रेजेंट करते हैं। नौकरी, बिजनेस, पर सिर्फ नौकरी और बिजनेस ही कर्म नहीं है। हर वो विचार जो मन में आया, हर वो कर्म जो हमने किया, वो कर्म है। 10वां घर, दिस इज अ हाउस ऑफ फ्री विल। 12 घर में एक यही घर ऐसा है जहां आपको फ्री विल दी गई है कि आप जो चाहे करें, अच्छा करें या बुरा करें, फिर उसके लिए तैयार रहें। तो 10वें घर का स्वामी शुक्र जब दूसरे घर में बैठा होगा, कर्म से धन का संचय, कर्म से कुटुंब को लाभ, कर्म से वाणी, वाणी से कर्म, दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी कि आपकी वाणी से आपके कर्मों का सुधार होगा। कारण शनि और शुक्र आपस में अच्छे संबंध रखते हैं और दशम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि है। तीसरी दृष्टि मधुर नहीं होती है, शनि की कठोर दृष्टि है। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ चीजों में समझाएंगे कि भाई गलती कर रखी है, मान जाओ, नहीं मानोगे तो फिर डंडा तैयार है। बात करें 11वें घर की, बुध यहाँ पर 1 से 5 तक स्वराशि, मंगल 2 अगस्त से है, मार्गी है, उदित और शत्रु राशि में। तो देखिए, मंगल संघर्ष है, मंगल क्रोध है, मंगल सेनापति है। जब 11वें घर में बैठा होगा, इसका मतलब ये संघर्ष के बाद धन लाभ, संघर्ष के बाद इच्छा पूर्ति। आराम से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ, अच्छी बात यह है कि मंगल इस समय भाग्य भाव का स्वामी है, तो जो आप मेहनत करेंगे उसमें भाग्य सपोर्ट तो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इजीली कुछ मिल जाएगा वैसा है नहीं।
मैं बहुत स्पष्ट बोलती हूँ, बहुत कड़वा बोलती हूँ, लेकिन सच बोलती हूँ, क्योंकि वही एस्ट्रोलॉजी का पर्पस है। तो अगर आप सचमुच में लाभ और इच्छा पूर्ति चाहते हैं, तो अगर 10 कदम आप दौड़ेंगे तो 20 कदम भाग्य दौड़ेगा, लेकिन 10 कदम पहले आपको दौड़ना पड़ेगा। तो इस समय मेहनत जितना कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि इस समय जो लाभ भाव में बैठा है, भले ही शत्रु के घर में है, लेकिन इस समय उसको एम्पलीफाई करने के लिए केतु है, उसको स्पीड अप करने के लिए केतु है, केतु की दृष्टि है। और मैंने एस्ट्रोलॉजी मेरे पिताजी से सीखी, वो कहते थे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी घर में, किसी हाउस में किसी ग्रह का प्लेसमेंट जितना इम्पोर्टेंट है, उससे 100 गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दृष्टियाँ हैं। आपको जो मिला वो ग्रह डिसाइड करेगा, लेकिन उसका आप भोग कर पाएंगे या वो आपसे छिन जाएगा, ये वो दृष्टि डिसाइड करेगी। तो मंगल भले ही शत्रु के घर में है या 11वें घर में, लेकिन पहली बात, उसके घर पर केतु की दृष्टि, वो इस समय 100 गुना बलशाली है। तो शत्रु के घर में अगर वो 100 गुना बलशाली होकर के प्रवेश करेगा, तो क्या करेगा? संघर्ष के बाद विजय ही विजय। तो 11वें घर से लाभ और इच्छा पूर्ति होगी। और बुध तो यहाँ स्वराशि बैठा हुआ है 1 से 5, वो पूरा मैनेजमेंट करेगा, मदद करेगा। बात करें 12वें घर की, अब ये सबसे इंटरेस्टिंग है। बृहस्पति यहाँ उच्च के हैं, 1 से 9 तक अस्त हैं, 10 तारीख से उदित हो जाएंगे। बुध यहाँ 5 से 22 तारीख तक है शत्रु राशि में। सूर्य 1 से 17 तारीख तक है, चंद्रमा उनका मित्र है। पहले मैं सूर्य को डिस्कस करती हूँ। पुष्य नक्षत्र में पहली बात तो है, पुष्य नक्षत्र में राजा, पुष्य नक्षत्र देवगुरु, पुष्य नक्षत्र में राजकुमार। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा समय है जब आप जो भी पेड़ पास्ट में लगा करके बैठे हैं उसके फल होंगे, और बहुत अच्छे फल होंगे। बृहस्पति उच्च के हैं इस समय। उच्च के बृहस्पति का अर्थ है कि जो भी कुछ ज्ञान आपने अब तक प्राप्त किया है उसका फल इस समय आपको मिले। जो भी कुछ आपने अभी तक किया है उसका 12वां घर खर्चा है, विदेश है, कोर्ट कचहरी है, अनाथाश्रम है। तो 12वें घर के फल इस समय सूर्य, बृहस्पति और बुध के हाथ में। और बृहस्पति और बुध बेचारे कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सूर्य से अस्त है। कम से कम 9 तारीख तक तो बृहस्पति अस्त है, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट होंगे। इसका मतलब ये है कि सूर्य राजा, 12वां घर विदेश, विदेशी गवर्नमेंट से लाभ। दूसरी बात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में लाभ। तीसरी बात, मल्टीनेशनल कंपनीज से लाभ। चौथी बात, ज्ञान का विस्तार, बुद्धि का विस्तार। बृहस्पति उच्च के होकर के जब 12वें घर में बैठे हैं तो आपको, क्योंकि 12वां घर एग्जिट है हमारी कुंडली का या हमारे शरीर का या हमारी आत्मा का, एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति है, ऐसे कर्म इस समय आप करेंगे जो कि आपको मोक्ष प्राप्त करने में बेहद मदद करेंगे। ये मेरी रीडिंग्स इस महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। सूर्य को जल दीजिए, केले के पेड़ को थोड़ा हल्दी डालकर जल दीजिए, और केतु जब तक प्रथम भाव में है चींटियों को आटा और चीनी मिलाकर खिलाइए। ये 3 रेमेडीज अगर आप कर लेते हैं तो इट्स मोर देन एनफ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं बहुत रिसर्च के बाद वीडियोस बनाती हूँ। आपको मेरा वीडियो जैसा भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, सही लगा, गलत लगा, प्लीज़ लिखिए ज़रूर। कुछ लोगों का कहना होता है कि आपकी कुछ बातें हम पर इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। उसका मैं कारण बताती हूँ। जो हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं वो बड़ी ही जेनेरिक प्रेडिक्शंस हैं, वो करोड़ों लोगों पर इम्प्लीमेंट होती हैं। आपका पर्सनल चार्ट जिसमें कि ग्रहों की स्थिति और इस समय आपकी महादशा या अंतर्दशा कैसी चल रही है, वो बहुत हद तक ये निर्धारित करेगी कि जो गोचर है उसका लाभ आपको कितना मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। बाहर बर्फ गिर रही है, सारे बच्चे बर्फ पे खेलने गए। जो हेल्दी है वो खूब खेल कूद के बस ताकि सो गया। जिसके लंग्स वीक थे वो बाहर से न्यूमोनिया लेकर के आ गया। गोचर दोनों के लिए एक था। बाहर का मौसम है गोचर, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, बाहर की स्थितियां हैं गोचर। तो आपकी पर्सनल कुंडली में इस समय ग्रहों की स्थिति क्या है वो बहुत हद तक ये डिसाइड करेगी कि जो गोचर इस समय चल रहा है, जो मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स है, उसका
फ़ायदा या नुकसान आपको पर्सनली कितना मिलता है? लिखिए ज़रूर। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के लिए बहुत जल्दी। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।